नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। भी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमारे आईटी इलेक्ट्रीशियन जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा। तो इसके डाउट में बिल्कुल मत रहिए। जो इस बार एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपकी एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, आप अच्छे नंबर से पास हो सके। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए पिछले 6 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड थ्योरी के, उन सभी को एक एक करके मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो ये हमारे वीडियो का मॉडल पेपर नंबर पहला है। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और यह जो पेपर होने वाला है मॉडल पेपर, यह 2019 में पूछे गए क्वेश्चन इसमें होंगे। अगर आप पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय होते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ आप सभी को थोड़ा वीडियो की क्वालिटी कम से ही मिल सकती है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ बना सकें। तो इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनना है और उसके बाद राइट आंसर आपको बताना है। और तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, जनित्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जनित्र की घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। अगर हम डीसी से उसको संयोजित कर देंगे तो उसमें जो है चुंबकत्व का गुण फिर से आ जाता है। तो अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी, गति। ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर चालकों की संख्या के। ऑप्शन नंबर डी, पोल्स की। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, गति के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर फ्लक्स भी होता है, लेकिन तो बिल्कुल गलत है। इस वाले प्रश्न जब अनुक्रमानुपाती पूछे तो गति के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। तो दोस्तों, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सिलिकॉन हो जाएगा। दोस्तों, अर्धचालक किसे कहते हैं, अगर आप इन सभी के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है तो मैंने एक इसकी स्पेशली वीडियो बनाया है चालक, अचालक और अर्धचालक को लेकर। आप उसको जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड का एनोड किस वायस में धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स बायस। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड बायस में हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डायोड का जो एनोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, ये कह रहा है, जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तब बेस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ऑप्शन नंबर सी, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तो बेस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो घटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 5वां। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं ये 2019 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगर आप पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप अच्छे सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युक्ति की संरचना में 4 परतें नहीं होती हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, बहुत एक बार फिर से सुन लीजिएगा। निम्न में से किस युक्ति की संरचना में यानी कि बनावट में 4 परतें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, यूजेटी।
ऑप्शन नंबर बी डायक, ऑप्शन नंबर सी SCR, ऑप्शन नंबर डी ट्रायक। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UJT। UJT में 4 परतें नहीं होती हैं, बाकी डायक में होती हैं, SCR में होती हैं, ट्रायक में भी होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 7वां प्रश्न है, IC 732 वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ कितनी नियमित आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 15 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 8 वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 5 वोल्ट। कितना दोस्तों? 5 वोल्ट। अगला प्रश्न है जो कि आपको हल करना है। एक वीडियो में इसके लिए बाइनरी वाला एक अच्छी सी वीडियो बनाकर हम उसमें आप सभी को सारे ऑक्टल, डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सभी को मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो ये प्रश्न है बाइनरी संख्या इतना इतना को की समतुल्य डेसिमल संख्या में आपको बदलना है। इसको बदलने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, मैं सभी तरीकों को आपको अच्छे से बता दूंगा। अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का आप राइट आंसर जरूर आपको कर लेंगे। तो मैं आपसे इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है JK फ्लिप फ्लॉप में J बराबर 0, K बराबर 0 तथा CL के बराबर 1 होने पर आउटपुट क्या होगा? ये दोनों प्रश्न जो हैं एक ही चैप्टर के हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए QN हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परिपथ टाइमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर बी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर सी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गेट में 2 या 2 से अधिक स्विच समांतर क्रम में संयोजित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन नंबर ए नॉट गेट, ऑप्शन नंबर बी एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी OR गेट, ऑप्शन नंबर डी नॉर गेट। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी OR गेट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम अच्छी क्वालिटी देखने को मिलने रही है। फिर भी हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से सुनिएगा प्रश्न को। प्रश्न है DC जनित्र में निम्न में से कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए ताम क्षति, ऑप्शन नंबर बी एडी धारा क्षति, ऑप्शन नंबर सी हिस्टैरिसीस क्षति, ऑप्शन नंबर डी वायु घर्षण क्षति। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताम क्षति जो होती है दोस्तों वो लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न है DC सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए टार्क तीव्रता से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी स्रोत के लिए धारा का मान तीव्रता से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी विरोधी विद्युत वाहक बल घटेगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी। DC सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाया जाता है। 14वां प्रश्न है हमारा AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी A और B दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी कन्वर्टर। मैंने कन्वर्टर का भी हाल में ही एक वीडियो बनाया है, जो कि एक ही चैप्टर में मैंने सारे वीडियो को पूरा जो चैप्टर है एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है, बहुत ही कम समय में। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्वर्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सब कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके। अगला प्रश्न है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है?
ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ प्रश्न है। अगर आप हमारी डेली वीडियो देखते हैं तो आप इस प्रश्न का जरूर राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी 0.8 पश्चगामी, 0.8 अग्रगामी। ऑप्शन नंबर डी 0.5 से 0.6 पश्चगामी। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 से 0.6 पश्चगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.5 से 0.6 पश्चगामी हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का शक्ति गुणांक। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, स्लिप रिंग मोटर के शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.7 से 0.8। ऑप्शन नंबर बी 0.8 से 0.9। ऑप्शन नंबर सी 0.9 से 1.0। ऑप्शन नंबर डी 0.4 से 0.6। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.8 से 0.9 हो जाएगा। स्लिप रिंग मोटर का शक्ति गुणांक 0.8 से 0.9 और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का शक्ति गुणांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 से 0.6 पश्चगामी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसके अभी मैं सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें सभी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो इस प्रश्न है कि यदि एक 3 फेज 400 वोल्ट 8 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की पूर्ण लोड पर घूर्णन गति 750 आरपीएम है तो इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी? यानी ये तुल्यकालिक गति पूछ रहा है। तो तुल्यकालिक गति निकालने के लिए आपको एक सूत्र लगाना होगा जो कि है NS बराबर 120 गुणे F/P। तो यहाँ पर आपको NS बराबर जो है वो 120 रहेगा। NS बराबर 120 गुणे F/P यही सूत्र आपको प्रयोग करना है। जहाँ पर आप P बराबर पोलो की संख्या आपकी 8 रख देनी है और फ्रीक्वेंसी F बराबर 50 रख देनी है आपको। और जो यहाँ नंबर ऑफ राउंड यानी कि जो एन आपको जो रखना है वो रखना है 720 आरपीएम। इसी सूत्र पर आप रख के इस प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 750 आरपीएम आपका राइट आंसर आएगा। आप इसको घर पर जरूर ट्राई करेंगे। एक बार सूत्र फिर से सुन लीजिएगा। NS बराबर 120 गुणे F/P इसी सूत्र पर रखकर आपको इस वाले प्रश्न को रखना है। अब ये वाला भी दूसरा अगला भी प्रश्न हमारा न्यूमेरिकल कुछ प्रश्न है। प्रश्न को सुनिएगा। यदि किसी आर्मेचर में 96 चालक 24 स्लॉट तथा 8 पोल हैं तो पोल पिच की संख्या क्या होगी? यानी कि ये आप पोल पिच की संख्या पूछ रहा है। अब पोल पिच का सूत्र क्या होता है? स्लॉटों की संख्या बटे पोलो की संख्या। क्या सूत्र होता है? स्लॉटों की संख्या बटे पोलो की संख्या। तो यहाँ पर स्लॉटों की संख्या कितनी है? 24 और पोलो की संख्या है आपकी 8। जब आप इसको हल करेंगे तो 24/8 जब इसको हल करेंगे तो आपका 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप घर पर इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। सूत्र फिर से सुन लीजिएगा। स्लॉटों की संख्या बटे पोलो की संख्या इसी पर रखकर ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रन मोटर मूलतः होती है। ऑप्शन नंबर ए एक कलीय प्रेरण मोटर। ऑप्शन नंबर बी DC शंट मोटर। ऑप्शन नंबर सी 2 कलीय मोटर। ऑप्शन नंबर बी त्रिकलीय प्रेरण मोटर। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक कलीय प्रेरण मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दोस्तों यहाँ आप सभी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कम बच्चों को मालूम रहता है, उसको बता दें। जितने भी जो मोटर होती हैं जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं उनका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो 0 होता है। इसको आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा। जितने भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं उनका स्टार्टिंग टार्क 0 होता है। अगला प्रश्न है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भार पर 15%। ऑप्शन नंबर बी अनंत। ऑप्शन नंबर सी 0। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भार पर 100%। तो इस वाले प्रश्न को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा।
अगर आप इस वाले तुल्यकालिक मोटर को पढ़े होंगे तो आपको तुरंत इसको मालूम हो जाएगा क्योंकि जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अभी मैंने बताया जितने भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं उनका स्टार्टिंग टार्क 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को देश देश प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो अल्टरनेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को किस वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टि धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित दृष्टि धारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। अगर यहीं पर होता मोटर जो है दोस्तों वो वैद्युतिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो मोटर दोस्तों वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न है टेबल फैन की मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। यानी कि जो टेबल फैन होता है आप सभी का उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी डायमंड कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी स्क्रू वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी स्किन वाइंडिंग। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बास्केट वाइंडिंग प्रयोग करते हैं टेबल फैन में। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है वह प्रभाव जिसके द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी कि इसका कहने का मतलब है वह प्रभाव जिसके द्वारा हम सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय रसायन ऊर्जा प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी आक्सीकरण प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आक्सीकरण प्रभाव। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग के क्या कहलाती है। इस वाले प्रश्न को भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप वीडियो देखते हो तो इसको हम राइट आंसर जरूर मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए रिएक्टेंस मोटर, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर सी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन नंबर डी एसी श्रेणी मोटर यानी कि एसी सीरीज मोटर। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रिएक्टेंस मोटर। यानी कि जो तुल्यकालिक मोटर होती है अगर हम उसकी उत्तेजन वाइंडिंग को निकाल दें तो उस समय जो हमारी मोटर होगी वो रिएक्टेंस मोटर कहलाएगी। अगला प्रश्न है भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टता तक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 400 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 11 किलो वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 33 किलो वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 66 किलो वोल्ट। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे सभी प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है भूमिगत लाइन का। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति वितरण में उच्च वोल्टेज के लिए निम्न में कौन सा फ्यूज प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो विद्युत वितरण लाइनें होती हैं उसमें हम किस फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए किटकैट फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी कार्टेज फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी HRC फ्यूज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं विद्युत वितरण लाइनों में। अगला प्रश्न है सामान्यतया बस बार को देश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है जो बस बार होती है उसको कितनी ऊंचाई तक स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 2.1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.75 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 4.1 मीटर। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है यूपीएस का कौन सा भाग एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर एक
इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी स्थैतिक स्विच। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मेन काम ये होता है कि वह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो डैश डैश को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि सोलर सेल किस ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय ऊर्जा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा, यह जो सोलर सेल होती है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी ये सौर से प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसको अपने ऊपर लेकर वह उस ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल है। तो ऑप्शन नंबर ए एलटी केबल, ऑप्शन नंबर बी एचटी केबल, ऑप्शन नंबर सी एसटी केबल, ऑप्शन नंबर डी ईएचटी केबल। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईएचटी केबल। ध्यान रखिएगा, जो 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइनें होती हैं वहाँ पर जो केबल प्रयोग की जाती है वो ईएचटी केबल प्रयोग की जाती है। अब हमारा 31वां प्रश्न है, एसएमपीएस परिवर्तित करती है। यानी कि जो एसएमपीएस होता है वो क्या परिवर्तित करती है, उच्च वोल्टता डीसी को निम्न वोल्टता डीसी में, ऑप्शन नंबर बी उच्च वोल्टता एसी को निम्न वोल्टता डीसी में, ऑप्शन नंबर सी निम्न वोल्टता डीसी को उच्च वोल्टता डीसी में, ऑप्शन नंबर डी निम्न वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता एसी में। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च वोल्टता डीसी को निम्न वोल्टता डीसी में एसएमपीएस परिवर्तित करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते और अपने दोस्तों को इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक संयंत्र किस क्षमता के बनाए जाते हैं। यानी कि जो फिर जहाँ पर विद्युत वितरण लाइनें होती हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर डीजल से यांत्रिक ऊर्जा, डीजल को चलाकर हम यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, तो वह कितनी क्षमता के लग बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0.5 से 0.2 केवीए, ऑप्शन नंबर बी 0.1 से 5.0 केवीए, ऑप्शन नंबर सी 0.5 केवीए से 100 केवीए, ऑप्शन नंबर डी 100 केवीए से 1000 केवीए। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5 केबी से 100 केबीए तक बनाए जाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इनको बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इमरजेंसी काम होता है तभी इनका प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुण के कारण रिपल्सन मोटर का प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, अगर आप रिपल्सन मोटर के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर आप जरूर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए निम्न प्रारंभिक विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी निम्न प्रारंभिक टार्क, ऑप्शन नंबर सी निम्न लोड वाहन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न प्रारंभिक विद्युत धारा। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह एग्जाम, या अगर आप इसको देखिए इस वाले प्रश्न को तो हर बार एग्जाम में ये वाला प्रश्न आता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी गतिक इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी रोटरी इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक इन्वर्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक इन्वर्टर को स्थैतिक इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, यदि कोई 8 पोल अल्टरनेटर 600 आरपीएम की घूर्णन गति पर कार्यरत है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। यानी कि ये आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, पोल गुणे घूर्णन गति बटे 120, यानी कि P बराबर
आपको यहाँ पोलो की संख्या रखनी है। पोलो की संख्या कितनी है? 8 पोल हैं। फिर आपको 800 आरपीएम है आपके, सॉरी, फिर उसके बाद 120 आपको जब इसी सूत्र पर रखकर आप इस वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ हम 1 0 से इधर काट देंगे, फिर अब जब इसको हल करेंगे हमारा टोटल जो आएगा आंसर निकल को वो आएगा 40 हर्ट्ज आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 हर्ट्ज। आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, सूत्र को नोट कर लीजिएगा। अल्टरनेटर की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा पोल गुणे घूर्णन गति यानी कि पी गुणे एन अपान 120, पी एन बटा 120 हम कह सकते हैं एकदम सिंपल भाषा में, पी एन बटा 120। इसी सूत्र पर रखकर आप इस वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 36वां प्रश्न है, विद्युत उत्पादन केंद्र से ग्रिड स्टेशन तक सब स्टेशन को विद्युत शक्ति आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सी लाइन उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए निम्न वोल्टता लाइन, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वोल्टता लाइन, ऑप्शन नंबर सी उच्च वोल्टता लाइन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टता लाइन सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है हमारा, सिरों पर लाइन में प्रयुक्त गार्ड, जो गार्ड प्रयोग की जाती है उनकी तनन सामर्थ्य डैश डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 500 किलो, ऑप्शन नंबर बी 550 किलो, ऑप्शन नंबर सी 585 किलो, ऑप्शन नंबर डी 635 किलोग्राम। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 635 किलो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों आप सभी को एक जरूरी सूचना बता दें कि जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने सभी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, एसी ड्राइव को निम्न में से कौन सी युक्ति में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए फिल्टर कैपेसिटर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी थारिस्टर, ऑप्शन नंबर डी मॉसफेट। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिल्टर कैपेसिटर में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन नंबर बी निकिल कैडमियम बैटरी, ऑप्शन नंबर डी लेड कैडमियम बैटरी, ऑप्शन नंबर बी निकिल एसिड बैटरी। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेड एसिड बैटरी यूपीएस में सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रश्न कम सही दिखाई दे रहा हो उसके लिए बहुत बहुत मैं आप सभी को। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है, फिल्टरों को डैश डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है, यानी कि जो फिल्टर होते हैं उनको किसके अनुसार पर डिजाइन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी पावर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने इस वाले प्रश्न को भी पीछे वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा के अनुसार उनको डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है, FET यानी कि FET का पूरा नाम पहले यह समझ लीजिए। FET का पूरा नाम हो जाएगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो जाएगा। FET तथा मॉसफेट में तीनों संयोजक सिरों के नाम क्या है? यानी कि जो FET और मॉसफेट होते हैं उसमें 3 संयोजक सिरे होते हैं, उन तीनों सिरों का नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अमीटर बेस व कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी बी सोर्स गेट व ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी एनोड गेट व कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी MT1 व MT2। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, सोर्स गेट व ड्रेन कहते हैं। और अल्टरनेटर डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ऐसा भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर, ऑप्शन नंबर बी लेंज के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के नियम पर, ऑप्शन नंबर डी पास्कल के नियम पर। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है अल्टरनेटर। 43वां प्रश्न है, प्रोग्रेसिव संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी +1, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +1 रखा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 24वां प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में परावर्तक किस धातु के बने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिला। जितने भी प्रैक्टिस सेट आगे मिलेंगे उसमें आपको इस प्रश्न को बहुत बार रिपीटेड प्रश्न होगा ये वाला। ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम, ऑप्शन नंबर सी स्टील, ऑप्शन नंबर डी बोरान। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोरिलियम के बने होते हैं। हमारा 45वां प्रश्न है, किसी भवन की छत से 33 किलो वोल्ट पारेशर लाइन की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई छत बना हो तो अगर उस पे से हमें 33 किलो वोल्ट पारेशर जो लाइन हो अगर उसको ले जाना हो तो छत से और लाइन की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1.66 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.66 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.66 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.66 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, फेराडे मोटर में विकसित होने वाले फ्लाघूर डैश डैश के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती हैं? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्रोत वोल्टेज स्क्वायर के समानुपाती होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न हमारा है, विद्युत वायरिंग अभिविन्यास में प्रयुक्त बजर का संकेतन कौन है? यानी कि जो विद्युत वायरिंग में बजर प्रयोग किए हैं वह देखने में किस आकार में दिखाई देता है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बजर को पहचानना है कि बजर किस तरह से बनाया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी बजर कुछ इस तरह से हमारा दिखाई देता है। अगर यहीं पर घंटी पूछता तो घंटी आपकी ये हो जाती। और ये क्या है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर जी जो डी पर है इसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, 48वां प्रश्न है, यदि 3 फेज मोटर 2 फेज से ऑपरेट की जाए तब यानी कि जो 3 फेज मोटर होती है अगर हम उसको 2 ही फेज से चलाएं तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी लोड नहीं लेगी, ऑप्शन नंबर सी दक्षता नहीं लेगी, ऑप्शन नंबर डी 2 गुना स्पीड से चलेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोटर जल जाएगी। इसलिए ध्यान रहे अगर आपके पास कोई भी 3 फेज मोटर हो तो उसको 2 फेज पर कभी भी मत चलाइएगा। ऐसे में क्या होगा, आपकी जो मोटर होगी वो जल जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मोटर उच्चतम स्टार्टिंग टार्क देगी? ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन नंबर सी रिलेक्टेंस मोटर, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल मोटर। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर एसी के साथ साथ डीसी दोनों, एसी डीसी दोनों पर चलने वाली मोटर होती है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है इस वाले प्रैक्टिस सेट का, 50वां प्रश्न है, बायोगैस में कौन सी गैस सम्मिलित होती है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एथेन, ऑप्शन नंबर डी विशेष कार्बनिक गैस। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी कुछ अशुद्धियों के साथ मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों ये थे
2019 में पूछे गए इलेक्ट्रीशियन आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चनों को मैंने कवर किया। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दे एक लाइक, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं एक अगला प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद।